नफरत की आग में मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत ही गरीब घर में कर दी। मैं चाहती थी कि वह जीवन भर दुखी रहे, लेकिन वह जब भी मुझसे मिलने के लिए आती तो नोटों की गड्डी मेरे हाथों पर रख देती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब मैंने उसकी शादी इतनी गरीब घर में कर दी है तो फिर वह ये नोटों की गड्डी कहाँ से लेकर आती है। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और फिर जैसे ही मैं उसके घर में गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम मंजू है और मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था यह मेरी गलतफहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी। मैं अमित से बहुत ही प्यार करती थी और अमित भी मुझसे बहुत ही प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही अमित के रिश्तेदार हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए थे, क्योंकि अमित के माँ पापा उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे थे। फिर मेरा परिवार भी हमारी शादी के लिए राजी हो गया और कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी अमित के साथ हो गई। अमित एक बहुत ही बड़े प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसका अपना एक पुश्तैनी घर भी था, जिसमें कि अब हम दोनों बहुत ही प्यार से रह रहे थे और यह घर काफी अच्छा भी था। समय यूं ही पंख लगाकर उड़ गया और अब शादी के एक साल बाद ही मैंने एक प्यारी सी बेटी पीहू को जन्म दिया। मेरा जीवन अमित और पीहू के साथ बहुत ही अच्छे से बीत रहा था। पीहू के आने के बाद मेरे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन अमित चाहते थे कि पीहू से राखी बंधवाने वाला एक छोटा भाई हो, क्योंकि अमित बचपन से ही अकेले रहे थे। उनका और कोई भाई बहन नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि जिस तरह वो अकेला रहे उस तरह पीहू अकेला ना रहे। और फिर पीहू के 2 साल होने के बाद मैंने फिर से अमित को खुशखबरी सुना दी। लेकिन इस बार प्रेगनेंसी के आखिरी महीने पे मेरी तबीयत खराब रहने पर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। मेरे ससुराल में अमित अकेले ही थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी छोटी बहन काव्या को मेरे पास भेज दिया। काव्या के आने से मुझे बहुत ही आराम मिल गया था। वो घर के साथ साथ पीहू को भी संभाल लेती थी। और तो और अमित और काव्या के भी आपस में बहुत ही बनती थी। दोनों रात भर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। मैं तो ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था, इसलिए मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में चली आती थी। लेकिन कभी कभी मैं उन दोनों के पास बैठकर बातें करती, टीवी देखती और फिर उसी तरह हंसी मजाक करती जिस तरह हम दोनों बहन शादी के पहले किया करते थे। मेरी और काव्या की आपस में बहुत ही बनती थी। काव्या कहने को तो मेरी छोटी बहन थी, लेकिन उसमें मेरी जान बसती थी और वह भी कहाँ कम थी। मेरी एक आवाज पर वह अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास आ गई थी। कुछ समय बाद ही मैंने फिर से एक बेटी को जन्म दिया और फिर मेरी दूसरी बेटी होने के बाद भी काव्या हमारे साथ ही रही थी, क्योंकि पीहू को अब उसकी आदत लग चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ पीहू को ही नहीं बल्कि अमित और काव्या को भी एक दूसरे की आदत हो गई थी। तभी तो यहाँ से जाने के बाद काव्या ने भी वही कंपनी ज्वाइन कर ली थी जहाँ पर अमित काम करते थे, क्योंकि दोनों का हंसी मजाक अब प्यार में बदल चुका था। वह लोग कहते थे कि हम लोग सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता था यह हंसी मजाक नहीं बल्कि दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने दोनों को कितनी बार समझाया, अपने दोनों बेटियों का वास्ता दिया, लेकिन अपने फैसलों पर वह लोग अटल रहे, टस से मस नहीं हुए। मेरे माँ पापा ने भी काव्या और अमित को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने शायद अपनी हद पहले ही पार कर दी थी, जिसकी वजह से वह अब किसी को भी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और फिर लाख समझाने के बाद भी अमित ने काव्या से शादी कर ली और उसे मेरी सौतन बनाकर मेरे घर पर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर बहन को, जो भी कभी मेरी जान हुआ करती थी और आज वह सौतन बनकर मेरे दिल को चुभ रही थी, किसी तरह से उसका स्वागत किया। और अब मेरी जिंदगी एक तरह से सिर्फ कट ही रही थी। मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी। मुझ में अब जीने की कोई भी इच्छा ही न रह गई थी। लेकिन फिर जब मैं अपनी मासूम बेटियों का चेहरा देखती तो उसके लिए अपने इरादों को बदल लेती थी। हमारा घर बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। काव्या ने आते ही सबसे पहले तो मेरा और अमित का कमरा मुझसे छीन लिया, जहां इतने सालों से मेरी और अमित की यादें जुड़ी थी। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर के एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गई थी और ज्यादातर अपनी बेटियों के साथ अपने कमरे में ही बंद रहती थी। शादी होने के अगले हफ्ते ही काव्या और अमित हनीमून मनाने चले गए और पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बेटियां। दोनों 15 दिन के बाद हनीमून से लौटे थे और ये 15 दिन मैंने किन तकलीफों से गुजारे थे यह बस मैं ही जानती थी। मेरी छोटी सी बेटियों को संभालने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था।
मुझे लगा था कि यही महीना मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ से भरा महीना था, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि मेरी असली तकलीफ तो अब शुरू हुई थी। काव्या से शादी करने के बाद अमित मेरा और बेटियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे थे। अब उसे दिखता था तो सिर्फ काव्या और काव्या की जरूरत। मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ मंगवाती तो अमित हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर काव्या किसी चीज के लिए कह देती तो वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती थी। वह खूबसूरत तो थी ही, लेकिन बात करने में भी तेज थी। और अब तो उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे भरने लगते थे। मेरा जी तो चाहता था कि अपने ही हाथों से अपनी बहन का गला मरोड़ दूं, जिसने मेरी और मेरी बेटियों के हक पर अपना डाका डाला था। अमित पूरा पूरा दिन काव्या के साथ ही रहते थे, मुझे और मेरी बच्चियों को देखते भी नहीं थे। काव्या तो घर का कोई काम भी नहीं करती थी, क्योंकि वह तो अमित के साथ सुबह ही ऑफिस चली जाती और अमित के साथ ही वापस आती थी। इसलिए अमित ने उसे कह रखा था, तुम घर का कोई भी काम मत करना वरना थक जाओगे। इससे उल्टा अमित के घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। मैं तो ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी बेटियों के लिए जी रही थी, इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। अमित और काव्या जब भी फ्री होते तो दोनों कुछ देर तक आपस में बातें करते, साथ बैठकर खाना खाते। लेकिन मैं और मेरी बेटियां किचन में बैठकर खाना खा लेते थे, क्योंकि अमित का हुक्म था कि मैं उसके सामने कम से कम आऊं, क्योंकि अब वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। जिस कारण से कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा अपनी बेटियों पर ही निकाल देती थी, लेकिन मैं पछतावा भी होता था। आखिर इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष है? लेकिन मैं खुद इतनी मजबूर थी कि समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं पूरा दिन घर का काम करती, सबके लिए नाश्ता खाना बनाती, कपड़े वगैरह धोती, घर की सफाई करती और ऊपर से अपनी छोटी सी बिटिया को भी संभालती, और उसके बाद चुपचाप अमित और काव्या की इश्कबाजी को देखती। सभी कुछ देखते रहती और दिल पर पत्थर रखकर पूरा दिन घर का काम करती रहती थी। अगर अमित और काव्या दूसरे घर में रहते तो शायद मुझे इतना दुख भी ना होता, लेकिन अमित ने तो काव्या को मेरी छाती पर ही लाकर बैठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि काव्या पेट से है। अमित इतना खुश हो रहे थे जैसे वो पहली बार बाप बन रहे हो, लेकिन इस खबर से मुझे थोड़ी राहत भी हुई, क्योंकि अमित और काव्या ने अब अपना घर ले लिया था और फिर दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन काव्या का इस घर से जाना तो मेरे लिए और भी मुसीबत बन गया था, क्योंकि काव्या होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अमित को इस घर से कोई परवाह ही नहीं थी। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। जब भी अमित को फोन करके घर के लिए कुछ भी सामान मंगवाती तो वह एक हफ्ता लगा देता था। इसीलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने का ठान लिया। फिर ट्यूशन से जो भी पैसा आता उस पैसे से घर का खर्च चलाती। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। फिर एक दिन पता चला कि जिस कंपनी में अमित और काव्या काम कर रहे थे वो कर्ज में डूब गई और बंद हो गई। उसी समय काव्या ने एक बेटी को जन्म दिया था। दोनों की नौकरी जा चुकी थी और खर्च बढ़ चुके थे। इसलिए मजबूरी में अमित ने काव्या के लिए जो किराए का मकान लिया था उसे छोड़कर वह दोनों वापस पुराने घर में यानी हमारे साथ रहने के लिए आ गए। अमित ने फिर से नई नौकरी ढूंढ ली, लेकिन सैलरी बहुत ही कम थी और उसकी पूरी सैलरी काव्या और उसकी बेटी पल्लवी पर ही खर्च हो जाती थी। काव्या के कमरे में दूध के डब्बे, फ्रूट्स और जरूरत का हर सामान मौजूद था, जबकि मेरी बेटियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अमित की सैलरी तो काव्या और पल्लवी पर ही खर्च हो जाती थी। मेरी और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते? मैं बच्चों का ट्यूशन पढ़ाकर अपना अपने बेटियों का खर्चा चलाती थी। अमित अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी ही लाते थे, लेकिन वह भी अब काव्या से देखा ना गया था। शुरू शुरू में तो अपनी बेटी में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब खर्च बढ़ने लगे, आमदनी कम हो गई, तो एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। जब मैंने काव्या से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहने लगी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि फिजूल खर्च कर सको। बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और फालतू के खर्च बढ़ रहे हैं। उसका साफ इशारा मेरी बेटियों की तरफ था। जब काव्या किचन को ताला लगा रही थी तब अमित सामने बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा और सिर्फ इतना बोले कि काव्या जो कर रही है सही ही कर रही है। अब जब आमदनी कम है तो सोच समझ के ही खर्चा करना पड़ेगा। मैं कहते कहते थक गई कि मैं तो खुद पैसा कमाती हूँ और हमारी बेटियों पे खर्च करती हूँ, लेकिन उन दोनों को मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं शुरू से ही थोड़ा डरपोक टाइप की लड़की थी। मैं अमित से डरती थी, इसलिए आज भी खामोश हो गई और अब मेरे इसी तरह दिन बीतने लगे।
लेकिन हद तो तब हुई जब काव्या ने मेरी बेटियों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी पल्लवी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कर दिया। इस पर भी अमित काव्या की तरह ही रहे और कहने लगे कि पल्लवी पढ़ने में कच्ची है, अगर वो सरकारी स्कूल में डाला तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। कोई भी त्यौहार आता तो पल्लवी के लिए नया नया ड्रेस, मैचिंग चप्पल, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियाँ सभी कुछ आता था, लेकिन मेरी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं आता था। और फिर तब मैं अपनी साड़ियों को ही जोड़ जोड़ कर सिलाई करके खुद अपनी बेटियों के लिए कपड़े बनाती थी। यह देखकर मेरी बेटियां कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी पल्लवी और उसकी माँ तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तब मैं डांट कर अपनी बेटियों को चुप करा देती थी, क्योंकि उनके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। अपनी बेटियों की जरूरत को पूरा करने के लिए ट्यूशन के साथ साथ घर में बैठे सिलाई का काम भी करने लगी थी, ताकि जो ऑर्डर आते थे उनके बचे हुए कपड़ों से मैं अपनी बेटियों के लिए कपड़ा बना लिया करती थी। इस तरह मैं पूरी कोशिश करती कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों की ज़रूरत पूरी कर सकूं। और अब मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपने बाप का ऐसा बर्ताव देखकर वह दोनों भी अमित से नफरत करने लगी थी। एक दिन फिर खबर मिली कि काव्या फिर से पेट से है। इस बार भी अमित बहुत ही खुश हुए थे और इस बार भी काव्या के लिए उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। वह पहले की तरह ही काव्या का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अमित और काव्या मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, तब रास्ते में ही उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। अमित और काव्या की मौत के पर ही मौत हो गई और काव्या का बच्चा भी पेट में ही खत्म हो चुका था। मैं उस वक्त घर में सबके लिए खाना बना रही थी, तब बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही घबरा गई थी। बाहर जाकर देखा तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की लाश मेरे सामने पड़ी थी। वैसे तो पिछले कुछ सालों से जो जिंदगी मैं जी रही थी, इस हादसे से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि काव्या के आने के बाद से ही अमित मुझसे और मेरी बेटियों से दूर हो चुके थे। वो तो हर वक्त काव्या के आगे पीछे ही घूमते रहते, उसके सारे नखरे झेलते और मुझे और मेरी बेटियों को हमेशा इग्नोर ही करते थे। लेकिन फिर भी वह दोनों मेरे लिए ही कभी मेरी जान हुआ करते थे। मैंने अपने पति और बहन, जो अब की मेरी सौतन थी, दोनों को खो दिया था। इस हादसे में मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर मैंने खुद को संभाला। मैं जब दोनों से मिले धोखे के बारे में सोचती हूँ, तब उनके जाने का ज़्यादा दुख नहीं होता था, क्योंकि दोनों ने मुझे पत्थर बनाकर रख दिया था। लेकिन हाँ, जब भी मैं पल्लवी को देखती, थोड़ा दुख होता कि बिन माँ की बच्ची अकेले रह गई थी। लेकिन फिर सोचते कि आखिर सब कुछ इसकी माँ की वजह से ही तो हुआ था। अब एक बात का सुकून मुझे और मिल गया था कि अब यह पूरा घर मेरा था और मैं इस घर की मालकिन थी, क्योंकि काव्या के आने के बाद से ही तो मेरे हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने घर का हुलिया थोड़ा सा बदल दिया। घर के एक छोटे से हिस्से में मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला और दूसरे हिस्से में लड़कियों से फीस लेकर मैंने उनको सिलाई सिखाना शुरू किया। भगवान की कृपा हुई और मेरे दोनों काम को खूब सफल हुए। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बेटियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवा दिया और पल्लवी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही रही थी। उसे उसे स्कूल में रहने दिया, क्योंकि मैं उसकी देखभाल और उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बेटियों के बराबर ही करती थी, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी जिंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं पल्लवी से अभी भी नफरत करती थी। मैं घर के सारे काम उसी से करवाती और कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन पल्लवी बहुत ही ज्यादा शांत हो गई थी। वह हर वक्त उदास रहती और हर वक्त मम्मी मम्मी कहते मेरे पीछे पीछे घूमते रहती थी। धीरे धीरे तीनों बच्चियां बड़ी होने लगी थी, लेकिन पल्लवी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल ही काव्या की तरह। इसलिए जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता, उनको पल्लवी पसंद आ जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ औरत मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी और दरवाजा पल्लवी ने खोला था। उसके बाद पल्लवी उन औरत के सामने नहीं आई और सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रहे थे। मैं तो चाहती थी कि रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और बड़े घर से रिश्ता आया था। अगर ये रिश्ता हो जाता तो मेरी बेटी वहां पर ऐश करती। चाय नाश्ते के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जिस लड़की ने दरवाजा खोला था, क्या वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं पल्लवी ने कुछ गड़बड़ कर तो नहीं कर दी, इसलिए मैंने उससे कहा, हाँ वह भी मेरी बेटी ही है। क्यों, क्या हुआ? उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी किया है क्या? तब वह बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
वह तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। असल में बात यह है कि हमें आपकी इसी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, अपने बेटे के लिए। उन औरत की बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर मेरा खून खौलने लगा था, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जिम सोच कर बताएंगे। उसके बाद वो औरत चली गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं औरत का मुंह नोच लूं या फिर पल्लवी का गला दबा दूं। उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आकर अपना गुस्सा बर्तन पर निकाल रही थी। जी कर रहा था कि आज पल्लवी को मार मार कर उसका चेहरा इतना लाल कर दूं ताकि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए। लेकिन अब तो मैं वह भी नहीं कर सकती थी। बचपन की बात और थी, लेकिन पल्लवी अब बड़ी हो चुकी थी। अब अगर मैं उस पर हाथ उठाती और बदले में वह भी मुझ पर हाथ उठा देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। यही सोचकर मैं मजबूर हो जाती थी। हालांकि वह अभी भी मुझसे बहुत ही ज्यादा डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में करके रखा था। शाम तक मेरा दिमाग शांत हो चुका था और तब मैंने उन औरत को फोन किया और माफी मांगते हुए कहा कि माफ करना, हमारी रिश्तेदारी में एक की मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फोन नहीं कर सकी। बात यह कि हम पल्लवी का ही रिश्ता पहले ही तय कर चुके थे, इसलिए पल्लवी का रिश्ता आपके छोटे के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहे तो मेरी दो बेटियां से किसी का भी रिश्ता आपके बेटे के साथ कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ करना बहन जी, हमें तो पल्लवी ही पसंद आई थी। अगर आप पल्लवी का रिश्ता नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं और कोई लड़की को देख लेंगे। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी और गुस्से से मैंने फोन रख दिया था। मुझे पल्लवी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पहले उसकी माँ ने मेरा जीना हराम किया था और अब मेरी बेटियों का हक छीन रही थी। और अब तो मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटियों का हक पल्लवी को नहीं लेने दूंगी। जो मेरी बेटियों के का है वह मेरी बेटियों को ही मिलेगा। मन ही मन में मैंने कुछ सोचते हुए एक फैसला किया। अब सबसे पहले मैं पल्लवी की शादी करूंगी, क्योंकि वह मेरी बेटियों की खुशी के रास्ते में कांटा बनकर बैठी हुई थी। क्योंकि सुंदर होने के कारण जब तक पल्लवी की शादी नहीं होती तब तक मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती थी। मैंने बहुत कोशिश कर लिया कि मेरी बेटियों की शादी हो जाए, लेकिन जो कोई भी आता था वह पल्लवी को ही पसंद करता था। अब मैंने पल्लवी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया तो उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे थे, पर मैं उसकी शादी किसी भी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। और वर्षों से जो मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था उसे मैं इसके ऊपर ही निकालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पल्लवी की शादी बहुत ही गरीब घर में हो जाए और तभी मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। मैं आने वाले हर अच्छे रिश्ते को मना कर देती थी, लेकिन अगला रिश्ता उससे बढ़कर आता। मैं तो पल्लवी की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जहां मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला था। फिर एक दिन मैं बाजार जा रही थी, तब मैं एक रद्दी वाले साइकिल से टकरा गई। वह रद्दी वाला जल्दी से साइकिल से नीचे उतरा और मुझे उठाते हुए बोला, माफ कर दो मैडम जी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं तेजी से भाग रहा था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। मैंने हैरत से उस रद्दी वाले को देखा तो वह अच्छा कदकाठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? तो वह बोला, मैडम जी, मैं जुए में अपना सब कुछ हार गया था और कुछ उधार भी बाकी रह गया है, बस वही उधार लेने वाले लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आया, इससे अच्छा रिश्ता तो पल्लवी के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मैं उस रद्दी वाले को थोड़ा साइड में ले गई और उससे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी बात सुनकर शर्मा गया और हाँ में अपना सर हिला दिया। मैं तुरंत ही उसे अपना साथ घर पर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर पल्लवी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। पल्लवी बहुत ही रो रही थी, लेकिन मुझे उसका रोना धोना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर जल्द से जल्द मैं उसकी शादी करके उसे उसी कपड़ों में विदा कर दिया और वह रोते हुए घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दीबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने उससे कहा कि पल्लवी की शादी अगर नहीं करती तो तुम दोनों शादी भी कभी नहीं हो पाती। फिर मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर चुप हो गई और कुछ ना बोली, और अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी, इसलिए मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी। पल्लवी को रास्ते से हटा दिया था, इसलिए मेरी बड़ी बेटी की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। अब पारी मेरी छोटी बेटी की थी, लेकिन मैं कुछ जल्दीबाजी नहीं करना चाहती थी। इधर पल्लवी की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में पल्लवी एक बार भी हमारे घर पर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन भी होने लगी थी, पता नहीं पल्लवी कैसी होगी और वह एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। आए दिन ऐसे ही कट रहे थे। फिर एक दिन अचानक पल्लवी घर पर आ गई और आते मुझे गले मिली और मेरे हाथों में बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली,
मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। यह देखकर मैं हैरान हो गई। यह सब क्या था और पल्लवी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए होंगे। दिमाग पर जोर न डालते हुए मैंने सोचा जो भी हो, बड़ी बेटी की शादी का कुछ उधार अभी बाकी है और वह इन पैसों से चुकता हो जाएगा। एक हफ्ते के बाद पल्लवी फिर से मिलने के लिए आई। इस बार भी उसने ढेर सारे पैसे फिर से मेरे हाथों पे रख दिया। तब मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। मुझे फिर उससे नफरत होने लगी थी। इस लड़की की किस्मत कितनी अच्छी है, जहां भी जाती इसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब पल्लवी मुझसे मिलने आई तब उसका पति भी साथ में आया था। वो मेरी छोटी बेटी के लिए अपने छोटे भाई का रिश्ता लेकर आया था। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। सोचकर कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी तो राज करेगी जैसे पल्लवी करती है। लेकिन पल्लवी मुझे अंदर कमरे में ले जा कहने लगी मैं रिश्ता ना करना, लेकिन मैं उसकी एक ना सुनी। मुझे लगा कि शायद इसे मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जा रहा है और वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैं तुरंत ही बाहर आकर पल्लवी के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहा कि अगले हफ्ते ही शादी से शादी कर देते हैं, और वह तुरंत मान भी किया। लेकिन जाते जाते पल्लवी ने मुझे कई बार ये शादी नहीं करने का इशारा किया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। और फिर एक हफ्ते के बाद ही शादी के साथ मैंने अपनी छोटी बेटी की शादी पल्लवी के देवर से करा दिया। पल्लवी मुझे मना करती रही, लेकिन मैं तो उल्टा उसे ही ताना देने लगी कि तुम तो कभी नहीं चाहोगे कि मेरी बेटी खुश रहे। आखिर तुम हो तो काव्या की बेटी। यह सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए थे, वह रोने लगी थी। अब तो मेरी छोटी बेटी की भी शादी हो गई थी और उसकी विदाई का वक्त आ गया था। तो मैं पिछले सारी नाराजगी भुलाकर पल्लवी से कहा देखो, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बात सुनकर इस बार पल्लवी हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, ध्यान रखूंगी। क्योंकि जब ध्यान रखने का वक्त था तब आपने मेरी एक ना सुनी, और फिर अब मेरी छोटी बेटी भी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिल आती हूँ। जब मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर पहुंची तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा और पैरों तले जमीन सरक गई। क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा था कि पल्लवी मुझे यह शादी करने से मना क्यों कर रही थी। वह तो बार बार कह रही थी कि शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। लालच में आकर मैंने अपने ही बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी एक फकीरों वाला हुलिया में फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए हुए, बड़ा सा कटोरा हाथ में लेकर घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते हुए दौड़कर मेरे गले लग गई और बोली मम्मी, आपने मुझे कहीं नर्क में भेज दिया। यह लोग मुझे बहुत ही मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। यह सब सुनकर और देखकर अब तो मैं कुछ बोलने की हालत में भी नहीं रही थी। तो पल्लवी उससे भी खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा पल्लवी, तुमने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया। तुमने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह वह रोते हुए बोली मम्मी, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। यह लोग बहुत ही खतरनाक है। हर वक्त उसकी नज़र मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने आपको लाख मना किया था कि आप यह शादी ना करें, लेकिन आप लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि आपने मेरी एक ना सुनी। इनका गैंग बहुत बड़ा है और उनकी पहुंच बहुत ही ऊपर तक है। हमारे साथ साथ और भी लड़कियां यहाँ पर बुरी तरह से फंसी हुई है, और अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो हम इन लोगों को पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले पुलिस के पास जाइए और यहाँ के बारे में सब कुछ बता दीजिए। पल्लवी मेरी बेटी का साथ लेकर निकल चुकी थी और अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों तले जमे जान ही नहीं बची है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो पुलिस के थाने में पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन बहुत मिन्नतें के बाद वह मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए और थोड़ी ही छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका गैंग बहुत ही बड़ा था और बहुत ही बड़े स्तर पर यह लोग लड़कियों से भीख मंगाने का काम करते थे। पुलिस ने उनको पकड़कर जेल में डाल दिया था, लेकिन अभी बहुत सारे लोग नहीं पकड़े गए थे, कुछ बच गए थे जिनकी पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां जो कि इस गंदगी से छूट चुकी थी, मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और उनको अपने साथ घर पर ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आंख में मैं इतनी अंधी हो चुकी थी कि पल्लवी के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर मुझे कुछ कहना ही था तो अपना गुस्सा निकालना ही था, तो वह अमित और काव्या से कहना चाहिए था। इन समय पल्लवी का क्या कसूर था। वह तो बेकसूर थी। उस बेचारे कसूर तो बस इतना था, वो काव्या की बेटी थी।
बिल्कुल उसकी जैसी ही दिखती थी। जब मैं उसे देखती तो मुझे काव्या का बेशरम चेहरा याद आता, जैसे मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन पल्लवी तो हर वक्त मम्मी मम्मी कहते मेरे आगे पीछे घूमते रहती, मेरी मार खाती, मेरी ताने सहती और फिर घर का सारा काम करती थी। मैंने काव्या से बदला लेने के लिए उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया। इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत करके मुझे उसकी सजा दे दी। खैर अब तो मेरे दोनों सगी बेटियां मेरे पास है और आज मैंने पहली बार पल्लवी को एक माँ बनकर गले लगाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।